साथियों नमस्ते। तो आज हम माध्यमिक परीक्षा 2024 का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न पत्र में देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है खंड अ। खंड अ यानी सेक्शन ए में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है संख्याओं 96 और 404 का मस क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों का मस ज्ञात करेंगे, फिर इन चार ऑप्शन में जो सही होगा उसको हमें कहाँ लिखना है? उत्तर पुस्तिका में लिखना है, नंबर लगा के उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखो हम इसका मस ज्ञात करेंगे। हमें दिया है एक तो 96 यानी 96 और एक दिया है 404। तो हमें क्या करना है? इनका मस ज्ञात करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करना है रफ कॉपी में। तो देखो ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, चलो भाग देते हैं। 2 चौक 8 होता है, पीछे बचा 1, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12 होता है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6 होता है और 3 एकम 3 होता है। फिर है 404। तो ये भी सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, फिर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 बार भाग जाएगा। फिर 2 दूनी 4, अभी भी सम संख्या है तो देखो 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2। अब 101 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 101 में किसका भाग जाएगा? 101 का एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 96 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें हमें 2 कितनी बार मिल रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसे हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं और गुणे में 3 लिख सकते हैं, यानी इनको जब हम गुणा करेंगे तो वापस हमें 96 मिलेगा। फिर 404 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, यानी ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 96 और 404 का मस ज्ञात करना है। तो मस कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पर देखो हमें कॉमन नंबर लेना है और कॉमन नंबर में भी छोटी घात लेनी है ना। यानी यहाँ देखो उभयनिष्ठ संख्या आपको क्या दिख रही है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है। तो मस में हम जो घात छोटी होती है वो लेते हैं, कॉमन संख्याओं में जो घात छोटी होती है वो लेते हैं। तो कॉमन संख्या 2 है और 2 की घात 2 छोटी घात है, तो इसका मस क्या हो गया? 2 की घात 2 और 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। तो इन दोनों का मस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन सही होगा। तो आपको क्या करना है? उत्तर पुस्तिका में एक पहले का पहला नंबर डालकर आपको कौन सा ऑप्शन लिखना है? द ऑप्शन लिखना है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 2। तो देखो प्रश्न संख्या 2 है यदि बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो a b का मान क्या होगा। तो देखो इसमें बहुपद वाले चैप्टर में हमने शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध पढ़ा है। शून्यांक में जब देखो हमें 2 शून्यांक दिए हो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा की जो जोड़ है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये b और a क्या है? तो ये जो बहुपद हमें दिया है इसमें x की घात 2 का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद का गुणांक c होता है ना। यानी इसमें देखो अगर मैं a की बात करूँ तो a हमारा x की घात 2 का गुणांक कितना है? यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। फिर b क्या होता है? x का गुणांक, तो x के साथ गुणे में कौन है? -2, तो b हमारा हो गया -2 और अचर पद का गुणांक यहाँ पर कितना है? -15, तो c हो गया हमारा -15। ठीक है, अब हमें a b का मान ज्ञात करना है यानी a इंटू बी, और ये हमारे क्या है? शून्यांक है, यानी हमें अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। अल्फा हो गया a इंटू बीटा हो गया b, a और b का गुणा क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर c अपॉन a होगा, तो c हमारा है -15 और a हमारा है 1, तो ये हो गया -15/1, यानी कि कितना हो गया? -15 हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन देखो कहाँ पर है? -15 ब। तो आपको उत्तर पुस्तिका में जो है कोष्टक बना के ब लिखना है, यहाँ पेपर में नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है 2 3 4 5 6 का औसत यानी कि माध्य क्या होगा। तो देखो माध्य का सूत्र हम जानते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये हमारा क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है।
तो यहाँ पर हमें सूत्र याद है आंकड़ों का योग। तो यहाँ हमें आंकड़े क्या हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, इन सभी का जोड़। और ये कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें किसका भाग देना है, 5 का। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, ये हो गया 20/5। 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 4/1 का मतलब कितना हो गया, 4। यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स सही हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। अब इसको समझना, हमें एक समीकरण दी है 2x + y = 6, ठीक है। और यहाँ पर हमें इनके निर्देशांक दिए हैं। तो ये x का निर्देशांक है, ये y का, ये x का निर्देशांक है, ये y का। तो इसमें हमें x और y के मान रखने हैं और उत्तर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर देखो यहाँ पर मैं x 1 रखूँ और y 2 रखूँ, अगर x 1 रखूँ और y 2 रखूँ तो 2 एकम 2, 2 और 2 कितने होगा, 4, 6 हमें नहीं मिलेगा। अब मैं x 2 और y 1 रखूँ तो यहाँ 2 रखूँ तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 2 रखने पर क्या होता है, देखो ये 2 x की जगह 2 प्लस y की जगह 2, तो हमें कितना मिलता है, 2 × 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। यानी यहाँ पर LHS और RHS हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, स ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न 5 है, यदि AP का प्रथम पद 6 है और सार्वअंतर 3 हो तो AP होगी, यानी इनमें से कौन सी AP होगी। तो हमें देखो यहाँ पर प्रथम पद को हम A से लिखते हैं, वो हमें 6 दिया है। सार्वअंतर को हम D से लिखते हैं, वो हमें 3 दिया है। अब हमें जब प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हो तो हम समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रथम पद यानी कि A, फिर हम क्या करते हैं, A में D जोड़ते हैं, एक बार D जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है। फिर A में हम 2 गुणा D जोड़ते हैं तो हमें तीसरा पद मिलता है। फिर A में हमें 3 गुणा D करते हैं तो हमें चौथा पद मिलते हैं। इस प्रकार हमें समांतर श्रेणी मिलती है। तो देखो A हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अब A + D यानी 6 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर जो अगला पद है यानी A + D तो है ही है, यहाँ 2D का मतलब 1 D और जोड़ दो, तो यहाँ D था ही था, इसमें 1 D और जोड़ दो, यानी 9 में D यानी कि 3 जोड़ दो, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर इसमें 3D यानी कि यहाँ 2D तक तो हमने जोड़ दिया, 1 D इसके अंदर और जोड़ दो, यानी 3 जोड़ दो तो कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो इस प्रकार से हमें एक समांतर श्रेणी यानी कि AP मिल जाएगी। तो 6 9 12 15 ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 6 9 12 15 यानी कि A ऑप्शन ही हमारा सही है। तो यहाँ पर अ ऑप्शन सही कर लेते हैं, ठीक है। नीचे इंग्लिश में दे रखा है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो देखो समरूपता वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि समरूप क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। समरूप देखो, दो आकृतियां समरूप कब होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज लिया और यहाँ मैंने एक बड़ा समबाहु त्रिभुज लिया, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60-60 डिग्री का होता है। तो जैसा ये है वैसा के वैसा ये दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों क्या है, समरूप आकृतियां हैं, इसी को हम समरूपता कहते हैं, ठीक है। तो दो आकृतियां समरूप कब होती है, जब दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर हो, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं जो है एस 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 वो समान अनुपात में हो। एस एस का मतलब यहाँ समझ लेना, एस 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 समरूपता कसौटी, ये इससे समझना आप, ठीक है। एस 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 का मतलब यहाँ इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। और तीसरा है एस ए एस का नियम, ठीक है, यानी जो संगत भुजा है दोनों और बीच का जो कोण है, ठीक है, भुजाएं तो समान अनुपात में और कोण बराबर होना अनिवार्य है। तो ये 3 कसौटियां हमने पढ़ी थी। तो यहाँ देखो जो नहीं है वो बताना है, तो इनमें से कौन नहीं होगा, कोण भुजा भुजा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो द ऑप्शन हम सही करेंगे यहाँ पर। फिर देखो अगला प्रश्न, बिंदु A 4, 0 तथा बिंदु B 0, 4 हो तो
ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो हम देखो निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें एक पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है, तो इन दोनों के निर्देशांक तो यहाँ हमें दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक क्या है 4,0 और बी का निर्देशांक क्या है 0,4, ठीक है, और हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 जो है वो x का मान आएगा। यानी इस मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हम x और y मान ले तो ये x का मान आएगा। और y का सूत्र क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो देखो x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 0 बट्टा 2, 4 प्लस 0 यानी कि 4 बट्टा 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 2। फिर y1 प्लस y2, तो y1 यहाँ कितना है 0 प्लस y2 कितना है 4 बट्टा 2 करेंगे तो 4 बट्टा 2 कितना उत्तर आएगा 2। तो हमें x कितना मिला 2 और y कितना मिला 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 2,2 आएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ है यहाँ स में है। तो स हमारा सही उत्तर होगा। फिर देखो अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा कॉस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ हमें कौन सा त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज दिया है। तो पहले तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये कोण ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी हमारा समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। अब ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा का, क्योंकि यहाँ पर ए की बात हो रही है, देखो तो कोण ए है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और नीचे वाली भुजा हमारी आधार होगी। अब हमें दिया क्या है कॉस ए दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझना, कॉस ए बराबर हमें दिया है 3/5, ठीक है। तो कॉस हमने पढ़ा है लाल बट्टा का, ठीक है। तो ये अनुपात साइन का है, बीच वाला कॉस का है और लास्ट वाला टेन का है। तो कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार यहाँ 3 है तो आधार हमें 3 दिया हुआ है और कर्ण 5 है तो यहाँ 5 हमें कर्ण दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है, क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब ज्ञात करने के लिए हमने देखो एक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पढ़ा था, ठीक है। तो लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या था कि लंब बराबर वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखो वर्गमूल कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है भाई 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 25 में से 9 गया कितना आ गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, यानी लंब हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें साइन ए का मान ज्ञात करना था। और साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास आ चुका है 4 और कर्ण हमारे पास पहले से कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। उत्तर कितना आ जाएगा 4/5। तो ये हमारा बी ऑप्शन यानी कि ब ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी हमें अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात इनका प्रयोग है वो वाला चैप्टर है। तो देखो यहाँ हमें दी है मीनार, मीनार हमेशा क्या होती है 90 डिग्री पर होती है। इसकी छाया ये हमेशा कहाँ होती है नीचे की ओर होती है। इनकी ऊंचाई बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई x है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी x होगी, दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है। अब यहाँ पर मैं कर्ण बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई कर्ण हो गई, ठीक है। नीचे वाली भुजा आप क्योंकि उन्नयन कोण की बात आ रही है तो उन्नयन कोण हमेशा ये वाला होता है, यानी ये थीटा है। तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और नीचे वाली भुजा क्या होगी आधार होगी, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें लंब और आधार दिया हुआ है और लंब आधार किस में आता है, देखो लाल बट्टा का, ठीक है। तो देखो लंब बट्टा आधार तीसरे वाले अनुपात में है और तीसरा वाला अनुपात किसका होता है टेन का होता है। यानी हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो हमें थीटा ज्ञात करना है तो टेन थीटा की जगह टेन थीटा, लंब कितना है x
बटा आधार कितना है x, x से x काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो टेन थीटा हमें कितना मिला 1 मिला। अब बताओ थीटा का कौन सा मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि भाई टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो देखो थीटा हमें मिल चुका है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये 45 डिग्री आपको कैसे पता चला, तो मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको ये टेबल याद रखनी है ना। वो टेबल मैं आपको शो कर देता हूँ। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको ये टेबल बताई थी, है ना। यहाँ पर देखो टेन 45 डिग्री का मान कितना है 1, बात समझ में आई। तो अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाले आपने वीडियो सारे अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न 10 है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह होगा। तो ये आपके जो प्रश्न हैं वो आपके जो बारंबारता वाली सारणी वगैरह आती है ना, उसमें से है ना। तो यहाँ पर हमें वर्ग चिन्ह का कह रहा है, तो वर्ग चिन्ह यानी कि हमें वर्ग तो दिया हुआ है, हम एक तरफ हमें वर्ग दिया हुआ है और हमें वर्ग चिन्ह का मतलब होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग हमें कितना दिया 10 से 25 दिया हुआ है, और हमें x का मान कैसे ज्ञात करते थे, आंकड़ों का मान कैसे ज्ञात करते थे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देकर, यानी 10 + 25 करके हम 2 का भाग करते थे तो हमें x का मान मिलता था। इसी को हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 में 2 का भाग में देंगे तो हमें कितना मिलेगा 17.5 मिलेगा, यानी ऑप्शन हमारा सी यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 11वां है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। तो देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आ सकता है परीक्षा में। हमें वृत्त का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था, और वृत्त का व्यास कहाँ से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो ये व्यास के सिरे हैं, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एकदम 90 डिग्री की, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा गुजरेगी, और यहाँ भी स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरेगी। तो ये दोनों रेखाएं अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 90 डिग्री पर है, लंब है दोनों, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर होगी, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 12वां प्रश्न है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, कितना हो सकता है। तो देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमें एक घना 7 सेंटीमीटर का घन दिया हुआ है। जैसे मान लो ये मैंने एक घन बना दिया, ठीक है, ये घन हो गया, और इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इस पर क्या रखा हुआ है, एक आधा गोला रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आधा गोला रखा हुआ है, ठीक है। इसका हमें व्यास पूछा है कि अधिकतम व्यास क्या होगा। तो जितनी इसकी भुजा होगी घन की उतना ही तो व्यास होगा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे व्यास की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। जितनी घन की भुजा है वही उसका व्यास होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 13 है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है। तो अगर हम देखो वृत्त के चतुर्थांश बनाए, जैसे मान लो ये वृत्त हो गया, इसमें ये केंद्र हो गया, तो यहाँ पर एक तो सीधी रेखा और एक इसके ऊर्ध्वाधर रेखा ये मैंने खींच ली। तो यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के कितने चतुर्थांश बन गए, 4 चतुर्थांश बन गए। तो हम कहेंगे कि चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश में कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है द। फिर है प्रश्न 15 है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक होते हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम का मतलब हमें क्या कहा, 6 से बड़ा अंक। तो यहाँ 6 से बड़ा अंक तो हमें मिलना ही नहीं है क्योंकि पासे में 6 अंक ही होते, 6 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। तो अनुकूल परिणाम हो गया 0, और कुल परिणाम, कुल कितने आंकड़े हैं इसमें 6, तो 0/6 का मतलब क्या हो गया 0। तो
तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक असंभव घटना है, इसलिए हमारा उत्तर अ हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न 15, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 फिर डैश 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 का 11वां पद हमें बताना है। तो हमें देखो यहाँ पर एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई है, एपी -3 -1/2 और 2, हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, पदों की संख्या वाला, कुल पद वाला, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, और n वां पद हमें कितना दिया, 11वां पद। अब देखो a हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो ये पहला पद है वो हमारा a हो गया। d हमें ज्ञात करना है, तो d हम कैसे ज्ञात करते हैं कि पहले पद में से ये दूसरा पद, हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें d मिलेगा। तो चलो d a2 - a1 करना है। दूसरा पद क्या है, -1/2, ये है सूत्र का माइनस। फिर a1 कितना है, -3, तो इसको कोष्टक में डाल दो, सरल करो, -1/2, यहाँ माइनस है और कोष्टक के अंदर माइनस है, यहाँ इंटू का निशान है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +3। अब इसको घटाओ, 3/1 लिख दो इसको, प्लस अब कितना आया, 2 का 1 से गुणा 2, क्रॉस गुणा करो, 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 तिया कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब 6 में से 1 घटाओ, तो 6 में से 1 गया, प्लस के 5/2, और 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5 में 2 का भाग दे दो। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर लगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 2 पंजे 10, यानी ये हो गया 2.5। ठीक है, ये किसका मान है भाई, डी का मान है। ठीक है, अब फॉर्मूले में मान रखो, a11 बराबर, देखो यहाँ पर जो 11वां पद ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या n हमारा कितना है, 11। तो पहला पद तो हो गया -3 प्लस n-1, n कितने हैं, 11 -1 यानी 11वां पद इंटू डी हमने कितना निकाला, 2.5। तो ये हो गया -3 इंटू 11 में से 1 गया, 10, ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो 11 में से 1 गया 10, यहाँ कोई निशान नहीं है, इंटू का निशान है, फिर 2.5, तो ये हो गया -3 प्लस 10 का 2.5 से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा, 25। अब 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 22 मिलेगा। ठीक है, प्लस का मिलेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो यहाँ पर जो 11वां पद होगा वो कितना होगा, 22 होगा, 22 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, अ ऑप्शन हमारा सही होगा। अब है प्रश्न 2, यानी जो पहला प्रश्न था ना उसमें कुल 15 प्रश्न थे, और अब प्रश्न 2 है, वो है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी उत्तर पुस्तिका में आपको इसमें रिक्त स्थान में जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो पहला प्रश्न है AP 3, 1 -1, -3 का प्रथम पद एवं सार्वअंतर खाली जगह है। यानी यहाँ पर प्रथम पद तो ये जो पहला आंकड़ा है वही होता है, यानी प्रथम पद तो हमारा कितना हो गया, 3। सार्वअंतर हमें ज्ञात करना है, तो सार्वअंतर के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दूसरे पद में से जब हम पहला पद घटाएंगे तो हमें सार्वअंतर प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा। तो देखो दूसरा पद तो कितना है, 1 है, फिर माइनस सूत्र का, पहला पद कितना है, 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -2, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 2 है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हल खाली जगह है। तो देखो इसको तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों की जोड़ हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। वैसे आप इसको टेबल से भी समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो इसको सॉल्यूशन से समझाओ, ठीक है, मान लो ये खाली जगह में नहीं आए और सॉल्यूशन वाला आ जाए, तो आपको कैसे करना है, देखो यहाँ हमें दिया है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री की जगह में क्या बना लेता हूँ, कोष्टक, ऊपर वर्ग, प्लस साइन स्क्वायर यानी वर्ग ऊपर ले लेते हैं। अब cos 60 और साइन 60 का मान हमें कहाँ लिखना है, कोष्टक में। तो देखो ये हमारे पास टेबल है,
ठीक है, वो आपको पहले ही जो आपको उत्तर पुस्तिका देंगे उसमें पीछे आप बना लेना। कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2। तो ये मान हम लिख देते हैं, कॉस 60 तो है 1/2 और साइन 60 कितना है √3/2। अब ऊपर क्या है वर्ग, तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग का मतलब होता है √3 गुणा √3। तो जब √3 का √3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 3 मिलता है। तो ये हो गया 3/2 का वर्ग 4, दोनों का लसअ कितना आया 4, ऊपर जोड़ो 1 + 3, 1 और 3 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1। तो cos स्क्वायर + 60 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो अब है तीसरा प्रश्न, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमें पता है कि L बराबर होता है √r² + h²। तो r हमें कितना दिया है, तो त्रिज्या तो दी है 6 यानी कि r का वर्ग यानी 6 का वर्ग प्लस 8 यानी ऊंचाई h 8 का वर्ग। अब 6 का वर्ग 6 गुणा 6 कितना हो गया 36, 8 का वर्ग यानी कि 8 गुणा 8 तो 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हाथ लगा 1, 7 और 3 10, ठीक है। तो ये हो गया वर्गमूल 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि यहाँ पर 10 सेमी जो है तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर है प्रश्न 4, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सूत्र होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF इंटू F नहीं बटा F इंटू H, ये माध्यक का फॉर्मूला होता है ना। तो आपको माध्यक फिर बहुलक और जो माध्य के जो सूत्र है वो सारे याद होने चाहिए। फिर प्रश्न 5 है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वो उसका क्या होता है बहुलक होता है। क्या होता है बहुलक, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा बहुलक। फिर है प्रश्न 6, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान खाली जगह होता है। तो देखो बहुत सिंपल प्रश्न है, हम जानते हैं चूंकि हमें क्या याद करना है कोण, तो हमेशा कोण बराबर के इस तरफ लिखो, ठीक है। यहाँ बात किसकी हो रही है मिनट की, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो बराबर के इधर जो 360 है वो ऊपर, बराबर के इधर जो 60 है वो नीचे, और नीचे पंक्ति में जो 1 है वो गुणे में यहाँ आएगा, 0 से 0 कटेगा और भाग देंगे तो 6 छंग 36 होता है, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा 6 डिग्री। देखो अगला प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता खाली जगह होती है तो कितनी होती है 0 होती है। प्रायिकता वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्रायिकता अगर मान लीजिए कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी, है ना। अभी अपने पास एक प्रश्न आया था कि किसी पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 0, ठीक है। और अगर कोई निश्चित घटना घटती है तो उसका उत्तर कितना आता है 1 होता है। तो प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है, या फिर 0 के बराबर हो सकती है या फिर 1 के बराबर हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब है प्रश्न 3, अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी अब आपके अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। अब है प्रश्न इसमें पहला, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका आएगी उसमें आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखना है हमें क्या करना है 1260 को उसके अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है रफ कॉपी में इसके अभाज्य गुणनखंड कराने हैं। ये सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, तो 12 में भाग देंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6
और 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10। अब ये हो गया आपके विषम संख्या, इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बनता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, हासिल टूटी 0, आप भाग देना, तीनों पंजे 15, कितनी बार जाएगा 105 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9, तीनों पंजे 15। अब इसमें जाएगा 5 का भाग, सातों पंजे 35 और 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंडों को जो है घातों के रूप में लिखना है। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2, 5 एक बार आ रहा है तो 5 और 7 एक बार आ रहा है तो 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से उत्तर लिखना है। ये अगर आपकी इच्छा हो तो कॉपी में करो, नहीं तो रफ कॉपी में करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये प्रश्न किया था, देखो कि शून्यक जब हमें दिया हो तो इसका मतलब है कि x अगर हम 3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझना है इसको। हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया है px बराबर 2x की घात 2 प्लस x प्लस k। ठीक है, ये आपके, अब आपको यहाँ पर x कितना रखना है, 3। जब आप x की जगह 3 रखोगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ x की जगह 3 रखोगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अब मैं क्या करूँगा, सब जगह 3 रखूँगा और जैसे ही 3 रखूँगा तो इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, 0 के बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2, फिर x की जगह कोष्टक, फिर ऊपर घात 2 है तो यहाँ घात 2 लगाएंगे, प्लस x की जगह कोष्टक प्लस k, और इनको क्या कर दूंगा, 0 के बराबर, क्योंकि कोष्टक के अंदर मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है, तो 2 इंटू 3 का वर्ग यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 9 दूनी कितना हो गया, 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 को जोड़ो कितना हो गया, 21 प्लस के बराबर 0। अब 21 को उधर भेजेंगे तो के बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। ये प्लस का 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 3 है। 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो ये भी देखो 1 नंबर का प्रश्न है। इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर है पेंसिल, तो हम पेंसिल को जो है x मान लेते हैं। पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पेन को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो 9 पेंसिल का मतलब हो गया 9 इंटू एक्स, प्लस 8 पेन का मतलब हो गया 8 इंटू वाई। ठीक है, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, 54 रुपया मिलेगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। उत्तर पुस्तिका में केवल आपको इतना सा उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चित्र में DE समानांतर BC, यानी ये भुजा इसके समानांतर है। ठीक है, तो समरूपता वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं को इस प्रकार एक रेखा काटे कि वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो। इस केस में हमारी ये जो भुजा है वो समान अनुपात में आ जाती है ना। तो यहाँ पर ये थेल्स प्रमेय इसको हम कहते हैं। तो इस भुजा का अनुपात इसके बराबर आएगा और इस भुजा का अनुपात इसके बराबर आएगा। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ हमें AE बट्टा EC 3/2 दे रखा है, AD हमें 2.7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें DB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या थी कि इस भुजा का इस भुजा से अनुपात है, यानी कि AD बट्टा DB जो है वो बराबर होगा AE बट्टा EC के। तो देखो AE बट्टा EC तो हमें कितना दे दिया, 3/2, और AD हमें दे दिया 2.7। तो देखो AD की जगह आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, इस पूरे की जगह कितना है, 3/2। तो ये हो गया 3/2, है ना। अब हमें DB ज्ञात करना है, तो DB को हम उधर भेज देते हैं,
है ना। या फिर एक काम करते हैं, डीबी को ऊपर भेज देते हैं, डीबी, और ये संख्या नीचे आ जाएगी 2.5। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो ये हो गया 2/3। अब ये 2.5 गुणे में है, उसको उधर भाग में है तो उधर गुणे में भेज देते हैं। तो डीबी बराबर 2/3 अपनी जगह पर, ये भाग में है तो इधर गुणे में आएगा 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करना है। 2.5 का 2 से गुणा करो तो हो गया 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5.0/3। अब यहाँ उत्तर हमारा किस में है, चलो ये तो हमें उत्तर लिखना है आपको, यानी कि उत्तर पुस्तिका में पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उत्तर आएगा डीबी बराबर 5/3। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, और 3 छंग 18, पॉइंट 6, 3 छंग 18 यानी 6 जाता रहेगा, तो लगभग 1.6 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये उत्तर जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, सीधा यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए। तो देखो इसको समझना, हमें एक बिंदु P दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी निर्देशांक क्या है 3,4, यानी ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक। ठीक है, कि x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर मैं x की बात करूं तो ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। x अक्ष से दूरी का मतलब हो गया ये x अक्ष से ये दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूरी, हमें ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी किसकी है, y की है, और y का निर्देशांक कितना है 4। तो यहाँ पर उत्तर हमारा कितना आएगा, केवल 4, यानी उत्तर है ना। तो यहाँ 3,4 की x अक्ष से दूरी बराबर कितनी होगी, 4 होगी, सिर्फ 4 इसका उत्तर आएगा, यानी ये आंसर है। फिर है अगला प्रश्न, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या हमें 14 दी हुई है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्या हमें दी हुई है 14, तो 4 की जगह 4, पाई हमारा होगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें कितनी दी है, 14 दी हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 4 गुणा 22/7 इंटू 14 का वर्ग, मतलब 14 गुणा 14। तो हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इन सब का गुणा करोगे, वही हमारा क्या आएगा, आंसर। तो 4 का 22 से गुणा करा कितना आया, 88, गुणा 14 का 2 से गुणा, 14 एकम 14, 14 दूना 28। अब 28 और 88 का गुणा करो तो आएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो ये आपका इतना सा उत्तर आएगा। ठीक है, चलो ये सारे अति लघुरात्मक प्रश्न हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, सूत्र याद होना चाहिए आपको, है ना। मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बताई है उसमें सारे सूत्र मैं लिख चुका हूँ, तो वो सारे सूत्र पहले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो हमें देखो एक तो ऊंचाई दी हुई है 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया है 968 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमें वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो तो सूत्र हमें इसके नीचे लिखना है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh बराबर 968। अब 2 का 2, पाई का मतलब 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करना है और ऊंचाई हमें 11 दी है बराबर 968। ठीक है, 968। अब हमें r ज्ञात करना है तो r यहीं रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे। तो देखो 968 तो पहले से यहीं पर है। ठीक है, जो ऊपर है वो बट्टे के नीचे आ जाएंगे, जो बट्टे के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा।
तो बट्टे के नीचे तो केवल 7 है, तो ये गुणे में 968 के 7 आ जाएगा, और जो ऊपर है वो सब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 968 में हम पहले 11 का भाग देते हैं, तो 968 में 2 11 का भाग, 11 8 है 88, बचा 16 में से 8 गया 8 और ये 8, 11 8 है 88, कितनी बार भाग गया 88 बार भाग गया। ठीक है, तो ये गया 88 बार भाग। अब 22 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, कितनी बार जा रहा है 4 बार, 22 चौके 88 होता है। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लास्ट में आपका कितना बच गया यहाँ पे 7 बच गया, तो 7 का 2 से गुणा करा दो, 7 दूनी 14, यानी आर हमारा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको सूत्र याद होने चाहिए, बाकी सारी चीजें दी हुई है। देखो यहाँ हमें आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, केंद्र पर कोण कितना है यानी कि थीटा हमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो देखो चाप की लंबाई को हम बोलते हैं एल, और चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। या तो ये लिखो, या इसको आप पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, दोनों सूत्र सही है, आप कोई भी सूत्र लिख सकते हो। क्योंकि देखो ये सूत्र कहाँ से आया, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, और ये कितनी बार कटेगा 180 बार, तो सीधा आप इसी सूत्र से करो। तो कैसे करना है, यानी कि आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखना है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, फिर आप नीचे करना, मैं सामने कर रहा हूँ। पाई का मतलब होता है 22 बटा 7, तो 22 ऊपर 7 नीचे, नीचे आपका कितना है 180 भी है, फिर गुणा आर हमें दिया हुआ है कितना 14, तो आर की जगह 14, थीटा हमें दिया हुआ है 60, तो यहाँ आएगा 60 डिग्री। तो देखो 0 से 0 कट गया, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार गया, यहाँ देखो 7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 22 और 2 का गुना कितना हो गया 44, बट्टा में कितना आ गया 3। अब 44 में 3 का भाग दो, या फिर 44 बट्टा 3, अब आपका उत्तर किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो 44 बट्टा 3 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। या फिर आप भाग दे दो 44 में 3 का, तो 3 एकम 3, बचा 1 उतारा 4, 3 चौक 12, बचा 2 लगा पॉइंट 0, 3 छंग 18, यानी 14.66, यानी कि 14.67 आप कर सकते हो सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी चाप की लंबाई हो जाएगी। यानी ये आपको उत्तर लिखना है आपकी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2 × √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर से हमें जो है क्या दिया है खंबा, तो खंबा हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के कोण पे होता है, और उसकी छाया इधर बनती है, तो हमें मिल गया एक समकोण त्रिभुज। खंबे की ऊंचाई है 6 मीटर और छाया है 2 √3 मीटर। तो यहाँ पर अगर मैं उन्नयन कोण थीटा लेता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया लंब हो गया। तो लाल बट्टा कक्का में, ठीक है, हमें लंब और आधार किस में दिया लास्ट वाले अनुपात में दिया, जो कि किसका है टेन का है, यानी टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनके मान दिए हुए 49 कोण आपको ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है, तो देखो टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया है यहाँ पर 6 मीटर, तो एल की जगह 6 और आधार की जगह 2 √3, ऊपर नीचे देखो 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो मिला टेन थीटा बराबर 3/√3। अब देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, इसका मतलब 3 ही होता है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, टेन थीटा हमें कितना मिल गया √3। तो √3 कौन सा थीटा का कौन सा मान है, तो हमें टेबल वापस देखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो टेन थीटा जो √3 है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री का मान है, तो थीटा यहाँ पर कितना आएगा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री जो है वो √3 है, इसका मतलब थीटा हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है, लास्ट में ये लिखना है
समझ गए। फिर देखो इसका जो लास्ट प्रश्न है वो है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव को पुल तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें हमें अवनमन कोण का कहा गया है। तो मान लीजिए इतनी ऊंचाई, ये नदी हो गई, ठीक है, इस नदी की इतनी ऊंचाई पर हमारा क्या है, पुल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए हमारी नाव है, तो यहाँ मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। अब अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर जो कोण बनता है, यानी कि अगर ये हमारा थीटा है तो ये अवनमन कोण होगा, जो कि मैं चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो ये अवनमन कोण है, तो यहाँ हमारा जेड बन रहा है, तो थीटा हमें यहाँ मिलेगा। और हमें क्या दिया हुआ है, 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ ऊंचाई हमारी हो गई 20 मीटर, और 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। यानी ये हम थीटा 30 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जेड बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना को उतना ये होगा, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर जो ये जहाज है वो यहाँ से यहाँ आने में कितनी दूरी तय करेगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, त्रिभुज ABC मान लेता हूँ, तो मुझे इस BC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस केस में देखो ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार है। तो यहाँ भी tan थीटा बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और थीटा हमें दिया है tan 30 डिग्री, थीटा हमें दिया है 30 डिग्री, और लंब कितना है 20, और हमें यहाँ BC की लंबाई ज्ञात करनी, तो आधार की जगह कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। तो tan 30 की जगह आ गया 1/√3, ये हो गया 20/BC। अब BC यहाँ 1 से गुणा होगा, √3 यहाँ 20 से गुणा होगा, क्रॉस गुणा होगा, तो BC का 1 से गुणा BC, और 20 का इससे गुणा हो गया 20 गुणा √3, और उत्तर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ मीटर में दे रखा है। तो ये हमारा BC का मान आएगा, ठीक है। केवल इतना सा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।